अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में कल अहम समाअत होगी। तहरीक इंसाफ ने कल की समाअत के बाद एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक फैसला करने का ऐलान किया है और दावा किया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पास 188 वोट मौजूद हैं, जबकि उन्हें 186 दरकार हैं, यानी ज़्यादा वोट मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान और परवेज़ इलाही में खुलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने एक और दावा भी कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। आर्मी चीफ उनके आने के बाद जो तवक्को है और जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि वो पॉलिटिकल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई और रिश्वत की ऑफर की गई, लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे तमाम MPAs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया। हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना ज़रूरी है। जो इदारे का न्यूट्रलिटी है कि वो पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल है, उसको इंश्योर किया जाए। हमारा नंबर इंशाल्लाह पूरा है। कल का फैसला देख ले अदालत का, उसके बाद हम अपना लाएमल का कल ऐलान कर देंगे। 188 मेंबरान की अक्सरियत वो हासिल है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम असम्बलियाँ तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बंदे पूरे होने का दावा नहीं करते, हमने कल दिखा दिया। कल जो 21 बिल पास हुए, अगर नून लीग के पास अक्सरियत होती तो वो बिल पास ना होती। खुद इमरान खान और असद उमर भी अपने अरकान को कॉल्स आने और सियासी इंजीनियरिंग की बात कर चुके हैं। इमरान खान इस हवाले से बराह रास्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद फवाद चौधरी 2 हफ्ते पहले ये कह चुके हैं कि बाज़ औक़ात अरकान अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए भी कॉल्स आने की बात कर देते हैं। इस हवाले से आज जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि पाक फौज में कमान की तब्दीली के बाद से PTI का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर राब्ता खत्म हो गया है। पार्टी के सीनियर तर्जुमान और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हमारे राब्ता करने पर तस्दीक की कि जब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर हुआ है, उस वक्त से किसी भी सतह पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। खबर के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी इस बात की तस्दीक और इसरार करते हैं कि गैर सियासी रहने के लिए उनका किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ कोई राब्ता नहीं है। मौजूदा आर्मी चीफ ने अपनी तवज्जो जहां खालिसतन पेशा वराना मामलात पर मरकूज रखी है, वहीं ISI के जो सीनियर अफसरान माजी में PTI रहनुमाओं के साथ बातचीत करते थे या उनकी फ़ोन कॉल्स वसूल करते थे, वो भी किसी भी तरह की बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक साबिक सीनियर अफसर ने हाल ही में द न्यूज़ को बताया था कि अब सिर्फ मेजर लेवल का अफसर PTI की कॉल वसूल करने के लिए मौजूद है। ताहम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का कहना है कि ISI हुकाम को मना कर दिया गया है कि वो किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ राब्ता न रखें। फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सतह पर कोई राब्ता नहीं है। ताहम उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का दावा कि वो गैर सियासी है और किसी सियासी जमात के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ बातों की हद तक ही अच्छी लगती है। हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो जाए और किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना रखे तो ये एक आइडियल सूरत हाल होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि PTI बेहतर राब्ताकारी के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बहाली चाहती है। ऐसे राब्तों की गैर मौजूदगी में दोनों फरीकैन में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ताहम खबर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए इसरार करते हैं कि वो गैर सियासी है और PTI के इन दावों में सच्चाई नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट MQM को मुत्तहिद करने, बाप पार्टी के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने या फिर पंजाब के अरकान असेंबली पर दबाव डालकर उन्हें परवेज़ इलाही के खिलाफ एतमाद का वोट लेने की तहरीक से दूर रखने के अमल में मुलविस है। हाल ही में इमरान खान ने कहा है कि उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। लेकिन इसी दौरान ऐसे ज़राए जो कुछ महीने पहले तक इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान राब्ताकारी में सहूलत पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ताहम खबर के मुताबिक आज़ाद ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। यानी एक तरफ इमरान खान मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासी जोड़ तोड़ में मुलविस है, वहीं दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए मौजूदा आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश भी की गई और फौज से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है उन्होंने। इन्हीं हालात में एक और अहम खबर भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में हिदायत की है कि पंजाब असेंबली में PTI अरकान परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहलील करने पर आमादा करें। मगर इमरान खान ने करप्शन के इल्ज़ामात पर परवेज़ इलाही पर इजहार अदम एतमाद किया और कहा
कि परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बाइस हमारी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान के रिमार्क्स के बाद परवेज इलाही ने कल रात जमान पाक का दौरा किया और इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि काफ लीग भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। मोनिस इलाही ने दावा किया है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे। इसी हवाले से आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात की है और कहा है कि कल की मुलाकात में वजीर आला, उनके बरखुरदार और उनके फ्रंटमैन पर 3000 अरब रुपए की चोरी का इल्जाम लगा है। उन्हें एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के पास गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। हमारे पास फिगर जो है वो 179 है और हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। इनके पास 186 नहीं है। इस सूरत हाल में अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। कल की जो मीटिंग हुई है जमा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वजीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। खुद ही चोर जो है ये कल आपस में दस्तों गिरेबां हुए हैं। दूसरी तरफ परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से रोकने के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक है। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक PDM रहनुमाओं के काफ लीग और PTI अराकीन तोड़ने के लिए बैकडोर राब्ते जारी हैं। एतमाद के वोट के मौके पर अराकीन को गैर हाजिर रहने की सूरत में आइंदा पार्टी टिकट देने की पेशकश की जा रही है। खवातीन और अक़लियती अराकीन असम्बली पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आइंदा चंद रोज में लाहौर आमद का इम्कान है। आसिफ जरदारी वजारत आला के हुसूल के लिए वफाकी वज़रा की मुआवनत करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने भी लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए और जराये के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA की तहकीकात का सामना है। वज़ीर आला के बेटे रासिख इलाही आज FIA के दफ्तर में पेश हुए। चौधरी खानदान के अफराद पर पंजाब असम्बली के मुलाजिम के जरिए गैर कानूनी रकूम की मुंतकली का इल्ज़ाम है और FIA के जराये के मुताबिक रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली, गैर मुल्की सफ़र की मालूमात और दस्तावेज़ात भी तलब की गई हैं। रासिख इलाही ने FIA के नोटिस पर जवाबात जमा करा दिए हैं और वो तकरीबन 1.5 घंटे तक FIA ऑफिस में मौजूद रहे। रासिख इलाही को एक सवालनामा भी दिया गया है जिसके जवाबात वो अपने वकील के जरिए या खुद जमा करा सकते हैं। इससे पहले मोनिस इलाही इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि FIA और दीगर इदारों के जरिए उन्हें, उनके अहल खाना और करीबी साथियों को हिरासा करके मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो PDM के साथ मिल जाएं। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक आज एक और अहम खबर सामने आई है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक साबिक ब्रोकरेट के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बिलवास्ता मुलाकात की दरख्वास्त कुछ अर्सा पहले की गई थी। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम रसा को परवेज इलाही से प्राइवेट जगह पर मिलने से इनकार में जवाब दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने पैगाम रसा से कहा कि परवेज इलाही मिलना चाहते हैं तो मेरे दफ्तर आ जाएं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात की ख्वाहिश चौधरी शुजात हुसैन को हुक्म इम्तना देने के तनाजुर में थी। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने भी फ़ोन पर रब्ता किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब में ऑफिसर लगवाने की पेशकश भी की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहम्मद खान भट्टी को ऐसी बात करने से मना कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्रोकरेट ने तस्दीक की है कि परवेज इलाही ने एक काम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया था। अब कल लाहौर हाई कोर्ट में आम समात होगी और इससे पहले आज भी पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई होती रही। पहले नून लीगी रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को असम्बली में दाखिले से रोका गया और असम्बली के दरवाजे पर ही शदीद हंगामा आराई हुई और फिर पंजाब असम्बली से वापसी पर राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंका गया जो उनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के बाब ने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, इस वक्त तो उनका दावा है, आज भी उन्होंने किया कि हमारे पास 188 अराकीन मौजूद हैं। अब पंजाब असम्बली में हंगामा आराई भी हो रही है। आज आप लोग जब एंटर हो रहे थे उस वक्त भी मामला हुआ, फिर निकले राना सनाउल्लाह साहब, जूता फेंकने का वाकया हुआ, मगर वो कह रहे हैं हमें पूरा एतमाद है, हमारे 188 अराकीन मौजूद हैं और एतमाद का वोट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर अदालत ने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है और गवर्नर का जो ऑर्डर था वही गैर कानूनी था तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जो 188 क्लेम कर रही है, आज मैंने खुद गैलरी में बैठ के उनके मेंबर्स गिने, 140 से ऊपर मेंबर्स मौजूद नहीं थे। हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हमारी तादाद थी, हमारे सिर्फ 3 मेंबर नहीं आए। मैं आपको नाम बता देता हूँ। सदीक खान बलोच साहब लोधरा से, उनका को कमर का इशू था। खालदा मंसूर साहिबा, शी द लेडी फ्रॉम फैसलाबाद, उनको वो बेड रिडन हैं, बीमार हैं। और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब लाहौर से, वो दुबई हैं, वो भी कल आ जाएंगे। तो हमारे तादाद 179 होनी चाहिए थी।
हमारी तादाद आज जो थी वो 176 थी। हमारे पास तो हमारी तादाद पूरी है। इनके मेंबरान 20 मेंबरान ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ आज हाउस में भी नहीं आए और असेंबली प्रेमिसेस में भी एंटर नहीं हुए। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर सुबह पहले मेरी एंट्री बैन करने की कोशिश की, फिर राना सनाउल्लाह साहब की एंट्री बैन करने की कोशिश की, और ये तमाम जो हरकत हो रही हैं ये बौखलाहट में हो रही हैं। अगर इनकी तादाद पूरी है और इनके पास 188 मेंबरान की हिमायत मौजूद है तो फिर इनको क्या चीज़ रोक रही है कि ये एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? ये अगर ऐसी बात होती जो जितना मैं परवेज़ इलाही साहब को जानता हूँ वो कल ले चुके होते, आज ले चुके होते। एतमाद के वोट से भागा जा रहा है, वो गुरेजा हैं, मोनिस इलाही साहब बाहर जाके बैठ गए हैं। तो अगर इनकी तादाद पूरी थी तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया? इन्होंने गिनती करवाई, ये मायूसी का शिकार हुए, इन्हें पता लगा कि इनके अराकीन पूरे नहीं हैं और अब हीले बहानों से कभी मोमना वहीद पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी किसी पे। असल इल्ज़ाम तो लगना चाहिए इमरान खान साहब पे, जिनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ये मुकम्मल फेलियर है। वैसा मगर वो पॉलिटिकल नहीं जोड़ के रख सके। दो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मोमिना वहीद साहिबा को कोई 5 करोड़ देकर खरीदा गया और दीगर को भी कॉल्स आ रही हैं कि पैसे ले लो, और दूसरी तरफ से फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉल कराई जा रही हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है। ये दो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। यानी आप लोगों को पंजाब हुकूमत मिले ना मिले, आपके बयानिए के अगेंस्ट भी है, क्योंकि आप तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ बात करते थे। वो कह रहे थे आपके हक में मुदाखलत हो रही है, कॉल्स आ रही है तहरीक इंसाफ के लोगों को। देखिए, सियासी मैनेजमेंट का फेलियर तब हुआ जब इन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब को और अलीम खान साहब को पार्टी से बेदखल किया, उन पे पर्चे कराए, उनके बच्चों तक पे पर्चे कराए। सियासी लोगों की देखभाल, उनका सियासी वजन, उसके मुताबिक उनकी पार्टी में शनाख्त, ये सब चीज़ें जानते थे ये दो अशखास। उनको साइड लाइन इमरान खान साहब ने किया अपने अंधे इंतकाम की खातिर, और उनके जाने के बाद पार्टी में किसी को कोई लुक आफ्टर करने वाला है नहीं। अब ये बड़ा आसान है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई चीज़ दिखाए, कैमरा के सामने आके फवाद चौधरी साहब कह दे जी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है। भाई इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा था कि आप जहांगीर तरीन को और अलीम खान साहब के साथ ये सलूक करें? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने मोमिना वहीद को निकाला है? मोमिना वहीद के डिफरेंसेस हैं, वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहती। तहरीक इंसाफ की पार्टी की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें इमरान खान साहब ने बेदरेग इल्ज़ामात लगाए हैं मोनिस इलाही पे, परवेज़ इलाही पे कि अरबों की इन्होंने करप्शन की। आज ये हमें बड़ी कामयाबी मिली कि लाहौर का मास्टर प्लान अल्हम्दुलिल्लाह स्टे ऑर्डर हो गया। इमरान खान साहब के बकौल उनकी पार्टी की साख मुतासिर हो रही है क्योंकि परवेज़ इलाही ने यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। तो अब ये सारे मामलात के पंजाब के अंदर 10 सीटों वाली पार्टी का एक ऐसा वज़ीर आला जो अपने बेटे के साथ मिलकर अरबों की करप्शन करे। अब आपके मेंबरान अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो आप कभी रिश्वत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मगर तार साहब, ये जो आप जो इतना क्रेडिट दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब अपना ग्रुप लेकर अलग हुए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराया है इमरान खान साहब ने। जहांगीर तरीन साहब नहीं थे उस वक्त उनके साथ, अलीम खान साहब नहीं थे उनके साथ। तो ये जो इतना क्रेडिट आप दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, उनके बगैर ये सारे काम करके दिखाएं इमरान खान साहब ने पंजाब में। नहीं, मगर देखिए ना, देखिए हुआ क्या, जब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब को उन्होंने लैदा किया तो एक दफ़ा तो इनकी गवर्नमेंट गिर गई। अब हमारे इख्तलाफात 63A की इंटरप्रिटेशन विच इज़ टेंटमाउंट टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे कि वो वोट दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था। मगर इमरान खान के डाउनफॉल में एक दफ़ा तो इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। दोबारा भी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अगर चौधरी शुजात साहब के उस लेटर को मलहूज़े खातिर रखा जाता तो शायद गवर्नमेंट फॉर्म ना होती। वॉट आई एम सेइंग इज कि इमरान खान साहब इन दोनों अशखास के बगैर शायद थोड़ी देर के लिए कामयाबी हासिल कर लें, मगर पॉलिटिकल लोगों को इंटैक्ट रखना, जोड़े रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान साहब को तो तीसरे एमपी की शक्ल नहीं पता होती, नाम नहीं पता होता, मीटिंग से पहले अपने सेक्रेटरी को कहते हैं मुझे नाम लिख के दो। तो जब आपके ये हालात होंगे कि जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, आपको उन लोगों के नाम तक मालूम नहीं होंगे, कौन किसका बेटा है, कौन कितने वोट लेके आया, कौन किसको हरा के आया, जब आपको सियासी समझ बूझ नहीं होगी। यही वो लोग थे जो लोगों को शामिल करा के और फिर पटके पहनवाते थे और थोड़ा सा लोगों को शनासा करवाते थे इमरान खान साहब से। अब पॉलिटिकल फेलियर है, उसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब अपने आप को दें, क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब पे ना गवर्नमेंट का एतमाद है, ना अपोजिशन का एतमाद है। एक पॉइंट ऐसा आया था कि जिस पर लगता ये था कि हमारे और उनके इंटरेस्ट मैच करते हैं कि असेंबली की तहलील ना हो, मगर अब परवेज़ इलाही साहब ने इतनी देर कर दी कि परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ से फारिग हो चुके हैं
और इमरान खान साहब अगर सिस्टम से निकलना चाहते हैं तो इस्तीफे दें, बाहर चले जाएं। मगर मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि 188 अराकीन की तादाद उनके पास नहीं है। अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। सब 188 अगर नहीं है, भी करके ज़ाहिर है उन्हें 186 दरकार है और वो 188 का दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 188 नहीं है, आप ही का दावा है कि 186 भी नहीं है। अगर एतमाद का वोट ना ले पाए, कल अदालती अगर कोई फैसला आ जाता है इस किस्म का, तो उसके बाद भी आप अपना चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट कराएंगे? क्योंकि कल 21 बिल पास हुए हैं। अगर आप लोगों के इतने लोग मौजूद थे तो आप ना उन्हें पास कराने देते। साथ में असद उमर साहब ने यह भी कहा कि जी फिर आप गिनती करा लेते। आप लोगों ने गिनती भी नहीं कराई। देखिए, हमने गिनती का कहा, बार बार कहा, मगर स्पीकर ने बुलडोज करके वो 21 बिल करवाए। कुछ यूनिवर्सिटियों के बिल इनकी मजबूरी भी होती है कि पंजाब में, मैं आपको एक फहरिस्त भी दूंगा कि स्पीकर का ऑफिस, मैं सप्तान साहब की बात नहीं करता, परवेज इलाही साहब के दौर में यूनिवर्सिटियों के चार्टर बाकायदा रूल्स को बुलडोज करके पास कराए जाते थे कमीशन लेके। इस बात को छोड़ भी दें, वजीर आला का इंतखाब, आइन ये कहता है कि जब वजीर आला का इंतखाब होगा और पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर सेकंड काउंट होगा, जिसको रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। और रन ऑफ इलेक्शन में सादा अक्सरियत वाला जो है उम्मीदवार वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो अभी जो हमारा 20-25 का फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है और मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिल के भी इस फ़र्क को पूरा कर पाएंगे। ये उस सूरत में होगा जब लाहौर हाई कोर्ट ये कहे कि गवर्नर का फैसला दुरुस्त है और हुक्मनामा दुरुस्त है और एतमाद का वोट लेना है परवेज इलाही साहब को। क्या आप वहां पर भी अब उम्मीद हारने लगे हैं? क्योंकि एक दफ़ा फिर गवर्नर राज की बात कर दी गई आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, तो आप वहां भी उम्मीद हार रहे हैं कि कहीं आपके खिलाफ ना आ जाए फैसला? देखिए दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, मगर लोग बहुत ये तनकीद कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं। मैं तो इसको नहीं मानता, मगर एक रूमर ज़रूर है कि एक किसी आला मुनसिफ का एक दामाद जो है वो कैबिनेट का मेंबर भी है। कतई नज़र इस बात के, हमें तो इंसाफ की तवक्को है, अदालत ने इंसाफ करना है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बिल्कुल क्लियर है, एतमाद का वोट देर सवेर लेना होगा। अदालती नज़ीरों की बात करें तो मंजूर वट्टू के केस में हालांकि राजा सरूप साहब गवर्नर थे और गवर्नर राज लगा हुआ था, 10 दिन का टाइम दिया गया। साबिर शाह साहब का केस आपके सामने है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि किस कानून, किस ज़ाब्ते, किस आइन के तहत अदालत ये कहेगी कि एतमाद का वोट ना लिया जाए। अब जब दिन ब दिन मेंबरान की वो हिमायत भी खो रहे हैं, मोमिना वहीद, चौधरी मसूद और लोग सामने आ रहे हैं जो कहते हैं हमने परवेज इलाही को वोट नहीं देना, तो फिर अदालत के पास क्या जवाब होगा कि वो कहें कि जी गवर्नर का ऑर्डर इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आइन में ये शिक मौजूद क्यों है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की? जब ये शिक मौजूद है और 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया तो एतमाद का वोट तो हर हाल में लेना होगा, जिसके बाद स्पीकर एक रिपोर्ट भेजेगा गवर्नर को। अगर ये एतमाद का वोट ना ले सके, क्या वजीर आला का इंतखाब कराया जाए और उसमें जिसके पास सादा अक्सरियत होगी वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदातार की गुफ्तगू आपने सुनी। कल का दिन बहुत अहम है, देखते कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला देती है। दूसरी तरफ अवाम का बुरा हाल है, क्यों है आपको दिखाएंगे एक वीडियो। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम महंगाई से परेशान है, क्योंकि इस वक्त 1970 की दहाई के बाद पाकिस्तानी अवाम बुलंद तरीन महंगाई का शिकार है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 25% है, मगर खाने पीने की अशिया की महंगाई 35% से ऊपर है, जबकि एक मजदूर की तनख्वाह में इजाफा सिर्फ 11 से 12% है। यानी खाने पीने की अशिया खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। और सोने पर सुहागा ये कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें आटे की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटा 160 रुपये तक पहुँचा दिया। हुकूमती रेट पर आटे का एक थैला लेने के लिए आवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गई। मीरपुर खास में एक शख्स की जान चली गई और सूबाई हुकूमतों ने फिर कोटा बढ़ाने का ऐलान किया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुल्क में अप्रैल तक का स्टॉक होने के बावजूद आटे का बहरान पैदा हुआ। मुल्क में 44,37,000 मीट्रिक टन गंदम का स्टॉक मौजूद है। 13 लाख टन दरामद की गई गंदम इसके अलावा मौजूद है। जियो न्यूज़ को ज़राए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बताया कि पंजाब के पास 106 दिन, सिंध के पास 98 दिन और खैबर पख्तूनख्वा के पास 152 दिन का स्टॉक मौजूद है, मगर सूबों की जानिब से कम गंदम जारी की गई और फिर उसके नतीजे में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ाई गई और फिर सूबाई हुकूमत ने सरकारी कोटे में इजाफे का फैसला किया और फिर पंजाब में फीमन गंदम की कीमत 5,400 रुपये से 1,200 रुपये कम होकर 4,200 रुपये फीमन हो गई। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी ऐलान किया है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी योमिया कोटा बढ़ने के बाद कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। सूबाई हुकूमतों का दावा है कि आटे की कीमतें वापस उसी सतह पर लाई जाएंगी। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस से 60,000 टन गंदम लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पर पहुंच चुका है, जबकि यूक्रेन से 58,000 टन गंदम लेकर एक और जहाज़ भी पहुंच चुका है। और इसके साथ ही पाकिस्तान इस माली साल में 16 लाख टन गंदम दरामद कर चुका है। मजीद 10 लाख टन गंदम आने वाले दिनों में पाकिस्तान पहुंचेगी, मगर अवाम
आज भी परेशान है। पंजाब से लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में क्या सूरत हाल है, देखिए। ट्रकों से आटा भेज देना, वो खाने वाले ने काला शाह आटा, किसी कम का आटा नहीं, खाने वाले नहीं है। अगर कोई लै जाए तो मजबूर अपने हथों हो गए, पैसे नहीं है घर बंदे को, गरीब आदमी को वो मजबूर ना लैके जा कर खाना पे, वरना आटा खाने वाला नहीं है। आसानी से मिल नहीं रहा, अगर मिल भी रहा है तो काम से 170 रुपये 190 रुपये, लेकिन आसानी से नहीं मिल रहा, बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है। कोई भी चीज़ नहीं मिलती, आटा तो बिल्कुल ही मिलता नहीं है। लेन में खड़े रहो तो जाके जब आटा लेने पहुंचो तो वो कहते हैं खत्म हो गया, जाओ। 160 रुपए किलो मिलते और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते। आटा जेड़ा ना बहुत लाइन दे विच लैके लेना पैंदा है, इसलिए लोग ख्वार बहुत होना पैंदा है। यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं स्टोरों पे, आटा नहीं मिल रहा, आटे को पर लगे हैं। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, ये पंजाब हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है। पहले आटा था 10 किलो वाला 400 कुछ रुपए का, अब हो गया 600 से कुछ रुपए का। 20 किलो वाला 1295 रुपए का हो गया। हमारे लिए जुल्म की इंतहा हो गई है। अभी पैसे लेकर आया हूँ, घर से निकला हूँ आटा लेने, अभी आटा नहीं मिला मुझे। अभी वो गया वहाँ गया ट्रक वाले, वो डंडे मार रहे हैं। सुबह से आते हैं, झाड़ी भी टूट जाती है, आटा भी नहीं मिलता, क्या कभी क्या देते हैं ख़त्म हो गया है। कभी होता है कभी नहीं होता, आज या तो कल नहीं है, कल या तो परसों नहीं है। अगर मिल भी जाओ तो फिर 2-2 घंटे लाइन लगनी पड़ती है, उसके साथ अलग से सामान लेना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको आटा चाहिए तो आटा मिल जाएगा। उधार उठा के ले आए 5000 आज सामान लेने के लिए, और वो भी एक सिर्फ आटा लेना था, उसके लिए 2000 का सामान एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ऐसे आटा नहीं देते वो। कल भी आए आटा के लिए लगे रहे, 2 घंटे खड़े रहे, आटा नहीं मिला। जब आटे का नंबर है उस टाइम आटा खत्म हो गया। तकरीबन 2.5 घंटे मुझे हो गए। लाइन रोड से शुरू हो रही है और तकरीबन कोई 200 बंदा खड़ा है और आटा एक बंदे को भी नहीं मिल रहा। आटा तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। बाजार जाते हैं तो लाइनों में लगना पड़ता है, और वो भी नाकस किस्म का। और इसके रेट अब इतने हो चुके हैं कि एक आम मिडिल क्लास का जो आदमी है ना, वो भी इसको उसकी रेंज से बाहर हो गया। पहली बात तो ये है कि आटा बिल नहीं दे रहा। पहले जो कीमत थी 110 रुपए थी, 160 रुपए आटा कर दिया गया है। और जहाँ से कहीं से बिल रहा है, इतनी लंबी लाइनें हैं, 4-4, 5-5 घंटे उधर खड़े होना पड़ता है, फिर जाके मिलता है। कई दफा तो मिलता ही नहीं है। आटा एडा महंगा है, 160 रुपए किलो आटा मिलता पे, जेड़ा खान दे काबिल ही नहीं है कोई भी। लोग आटे से तरसते रहे पे, आटा नहीं मिलता पे किसी को। किथे जाइए किथे, गरीब तो भुखा मरदा पे। हर चीज बड़ी महंगी है, रह नहीं सकता, रोटी नहीं खा सकता, रोटी आटा नहीं लभदा पे कितों। 23-24 रुपए का आटा मिल रहा 15 किलो का। गरीब बंदा दिहाड़ी लाए कि आटा पूरा करे। मैंने आया 10 चांदगढ़ी चलाई दी है, आएगा सर्दी सवारी कोई नहीं है, आटा कितों पैदा करिए, बच्चे भुखे मर देने पे। मैं आटा है नहीं देने, 180 रुपए किलो देने पे है, कोई नहीं आटा देने है नहीं, खत्म हो गया है। सिंध से कराची और मीरपुर खास की सूरत हाल देखिए। आटा तो हो गया 1500 रुपए का 10 किलो। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो गरीब बंदा खा ले। सस्ता तो अब कुछ भी नहीं रहा है, अब सस्ता सिर्फ इंसान है सर। 160, 170 रुपए बिक रही है। हुक्मरान बोल रहे हैं सब चीज सस्ते, कारोबार है नहीं, कहाँ जाए। नहीं कोई आसानी से नहीं मिल रही आटा ना है ही नहीं तो क्या करोगे। 160 रुपए किलो में लेने लगी हुई है, कोई नहीं देखने आ रही है। महंगाई के अंबार ने मामला बड़े खराब कर रखे हैं। आटा 160 रुपए किलो, शक्कर 100 से ऊपर जा रही है। आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। आटे की ये पोजीशन है कि अगर आटा गवर्नमेंट का भी जाके लेते हैं तो वहाँ इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि वहाँ कई लोग तो मर चुके हैं। आटा क्या लेने जाए, इतनी परेशानी है। ट्रक ही 1-2 आते हैं, हुजूम होता है और फिर जो है कि परेशानी लेने में दिक्कत, पूरा दिन लग जाता है। अब बंदा अपना सारा काम काज छोड़ के अगर ट्रक के पीछे जाता है तो बाकी काम रह जाते हैं उसके। और आटा लेने जाओ तो कभी नंबर आता है, मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। मैं सुबह से निकला हूँ आटे की तलाश में, अभी भी पोस्ट ऑफिस के यहाँ से होके आया हूँ पैदल। यहाँ भी आटे की कोई गुंजाइश नहीं, आटा मिल ही नहीं रहा है। पहले अल्लाह का शुक्र है, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा की मुर्गी हम खा लिया करते थे। अब तकरीबन महीना हो गया चिकन नहीं खाया। सबसे बड़ा एक खाने की चीज़, एक नेमत आटा। इंसान की चटनी से भी खा लेगा, प्याज से भी खा लेगा। जब आटा नहीं होगा तो इंसान मट्टी से खाएगा क्या। आखिरी 1 हफ्ता हो गया भाई चिकन बने हुए। चिकन तो दूर की बात है, सब्जी बनाना मुश्किल हो रही है। 160 रुपए आटा मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आटा 160 रुपये मिल रहा है, वो भी आसानी से नहीं मिल रहा। चिकन भी 500-600 रुपये किलो चिकन हो, वो भी हफ्ते में पहले 2 से 3 दफ़ा खाते थे, अब 10-10 दिन हो गए चिकन नहीं मिल रही। 600 रुपये किलो, महंगाई बहुत हो गई है। सस्ता आटे में रश इतना होता है, अभी परसों बंदा मर गया है आटे की वजह से। 180-70 इतना का एक नाम किलो मिल रहा है। घर के अखराजात चलाने में तो सही बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब तो डबल बजट बन रहा है, उसमें भी पूरा नहीं हो रहा है। जो चीज़ हम जो ना 30,000 रुपये में चलाते थे, वो 70-80 हज़ार रुपये में भी अब गुजारा नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर की सूरत हाल देखिए। आटा मिलता नहीं है, महंगा है। पहले तो
अगर जो लाइन में लगे हैं वो दिहाड़ी से भी निकलते हैं। एक इंसान दिहाड़ी से भी निकल जाए, फिर लाइन पे लगे, फिर आटा उसको या मिले या ना मिले तो क्या फ़ायदा। आटा बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, दिक्के खाने पड़ते हैं आवाम को, रश ये बहुत मुश्किलात हैं हमें। आटा की कीमतें दिन ब दिन बढ़ी जा रही हैं, कभी 3000, कभी 3100, कभी 3200, अभी वो भी अभी और तरक्की कर रही है और ऊपर जा रही है आटे की कीमत। आटे का मुश्किलात है, और जो प्राइवेट आटा में वे उनका भी जो है रोज़ रोज़ नया कीमत लगाते, कभी 3000 का, कभी 3300 का, कभी 3200 का, और जो सरकारी आटा है वो बहुत कम है। हम खुद 2-3 दिन हो गया कतारों में खड़े होते, हमको नहीं मिल रहे। किसी को एक तोड़ा मिल जाए वो बेचारी क्या करेगा। बड़ा घर वाला हूँ, एक आटे का 10 किलो आटा है, उसमें वो क्या गुजारा करेगा। बलूचिस्तान से कोयटा की सूरत हाल देखिए। हम खुद जो है ना तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से आया हुआ है ज़िला खिलाफतला से। आटे के बोरान है वहाँ पे, यहाँ पे भी आटे का बहुत ज़्यादा बोरान है। वहाँ पे जो है ना 2800 का 20 किलो का आटा के रेट चल रहा है। अभी जो है ना हमको यहाँ पे पूरा 1500 रुपये के मिल गया। 1470 का दे रहा है, लेकिन बाज़ार में यही आटा हम लोग को 2900 2800 का मिल रहा है। लेकिन ये कि इधर थोड़ा सा तकलीफ़ है, वहाँ पे ये कि आसानी से मिलते हैं, लेकिन दुगना कीमत ले रहा है हम लोगों से। 5 गाड़ी भेजा हुए, उसमें 1500 बोरी है। यहाँ पे आवाम जो है हज़ारों बंदे, ये अभी हमारा आवाम जो है एक दूसरे को सर पे मार सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा 5 गाड़ी ला सकते हैं तो मजीद 1-2-3 गाड़ी और करावे। यहाँ पे हम लोगों को 30 रुपये कम 1500 का मिल रहे, लेकिन फिर भी जलालत से मिल रहे। उधर तकरीबन अभी जो 50 किलो वाले वो 7400 का वही मिल रहे हैं। आवाम परेशान है, किस लिए? यानी आटे के लिए आप खुद देख रहे हैं, इधर लोग परेशान है। एक तरफ महंगाई है, आवाम का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। कल जेनेवा में सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए अगले 3 साल के लिए तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की इमदाद के वादे किए गए। और आज सऊदी अरब की तरफ से खबर आई है कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अहकाम दिए हैं कि अगस्त 2022 में ऐलान की गई 10 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का जायज़ा लिया जाए, और साथ ही इस बात का भी जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान को दिए गए डिपॉजिट्स को 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ा दिया जाए। मगर पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। अगर मज़ीद सऊदी अरब की तरफ से 2 अरब डॉलर्स आ भी जाएं, जिसका नहीं पता कब आएंगे, तब भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और फौरी तौर पर पाकिस्तान को डॉलर्स दरकार है। दोस्त ममालिक फिर अपनी इमदाद को IMF प्रोग्राम की बहाली से मुंसलिक कर रहे हैं। कल जेनेवा में बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मिचेल ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो मुआशी रिफॉर्म्स करे और IMF से तय की गई शराइत पूरी करे, ताकि पाकिस्तान के पार्टनर्स और सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो। अगर पाकिस्तान में टैक्स देने वाले अपना किरदार अदा करें तो हम सब के लिए पाकिस्तान की मदद करना आसान होगा। फिर कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जेनेवा में IMF के हेड ऑफ मिशन से मुलाकात भी की, मगर फिर इसका कोई एलामिया सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी IMF की सरबराह से बात कर चुके हैं, उन्हें शराइत में नरमी का कह चुके हैं, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है, क्योंकि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने, गैस की कीमतें बढ़ाने, रुपए की कदर को मार्केट पर छोड़ने और सर्कुलर डेट कम करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और आज साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपने आर्टिकल में दोनों सूरत हाल का जायज़ा लिया है। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक पहला सिनेरियो यह है कि हुकूमत IMF की बात मानकर पेट्रोल और डीजल पर लेवी को 50 रुपये कर दे और साथ में सेल्स टैक्स लगा दे, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दे और एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ दे। और अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो महंगाई में 10% का मजीद इजाफा हो जाएगा और महंगाई 35% पर पहुंच जाएगी। और दूसरा सिनेरियो यह है कि हुकूमत IMF की शराइत और रिफॉर्म्स पर अमल ना करे, मगर इसके नतीजे में पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे उसे नहीं मिलेंगे और ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान अपने कर्ज़ों की अदायगी नहीं कर पाएगा और मुल्क में ज़रूरी अशिया की कमी पैदा हो जाएगी और मुल्क का मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और इस सूरत हाल में महंगाई 50% से भी ऊपर जा सकती है, जैसा कि डिफ़ॉल्ट के बाद श्रीलंका में महंगाई 60% पर पहुँच गई है। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक हुकूमत को बहुत एहतियात और महारत से सूरत हाल से निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बुलंद महंगाई के मुआशरती असरात भी होंगे। हुकूमत को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि बड़े पैमाने पर अवाम की तरफ से एहतजाज हो सकता है, इसलिए हुकूमत प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और टारगेटेड सब्सिडीज़ के जरिए सूरत हाल से निपटने की तैयारी करे। इस पूरी सूरत हाल में क्या वजह है कि हुकूमत का IMF के साथ ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है? वज़ारत ख़जाना के ज़राए क्या कहते हैं? इस वक्त मीशत को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, क्या वजह है कि कोई दायरे खबर तो आ नहीं रही है? मुलाकात हो गई इसहाक डार साहब की, उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आपकी भी आज स्टोरी है इस हवाले से, वज़ीर आज़म ने बात कर ली IMF की सरबराह से, उसके बाद भी कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया है। क्या तय है कि IMF की तरफ से पैगाम वाज़ेह है कि आपने ये रिफॉर्म्स करने और फैसले करने और हुकूमत नहीं कर रही? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें वो चीज़ें आ तो रही हैं सामने, लेकिन ज़रा इंटरेस्टिंग वे में आ रही हैं। जो वज़ारत ख़जाना का ट्वीट था
कि इसहाक डार साहब ने और IMF के मिशन चीफ ने रीजनल इकॉनमीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको डिस्कस किया है। तो इससे बेहतरीन स्टेटमेंट और क्या हो सकती है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा रहे थे और मीटिंग के अंदर जो है वो मौसम का हाल डिस्कस हो रहा था। तो ये जो एक ट्वीट था ये सारी सूरत हाल वाजे कर देता है कि कोई वहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। क्या ये हतमी बात है IMF की तरफ से या इस पर पोजीशन चेंज होगी? मेरी जो कुछ कल लोगों से बात हुई उसमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो फिर शायद इनको उस तरीके से IMF से रिलीफ ना मिले। ये ज़रूर हो सकता है अगर IMF किसी चीज़ के ऊपर आपसे जो इंक्रीज़ है वो 100% मांग रहे थे वो मे बी 60-70% कर दे, 80% कर दे। बट ये नहीं हो सकता कि IMF आपको कहे कि आप कोई काम नहीं करें और हम आपको कर्जा दे देंगे। जो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक प्ली थी टू द IMF कि जी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाही मच गई है, महंगाई बेतहाशा है, मैं लोगों के ऊपर बोझ कैसे डाल दूँ, इस तरह की जो प्लीज़ हैं इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो भी कर चुके थे, इससे पहले के जो वज़रा ख़जाना गुजरे हैं वो भी कर चुके थे। तो हमें देखना है IMF को IMF की नज़रों से, हमें IMF को पाकिस्तान की नज़रों से नहीं देखना। मैं बारहा ही बात कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो इतना सीरियस हो चुका है कि दुनिया आपकी इस तरह की जो चीज़ों को वो सीरियस नहीं लेती। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक साइड पर तो हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, महंगाई है, सैलाब है, जो कि बिल्कुल है, दोनों फैक्टर्स अपनी जगह पे है। दूसरी साइड पे जो हम डे टू डे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप लोग भी जो हम प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार होती है। तो IMF की नज़र तो उन चीज़ों के ऊपर भी है ना, हुकूमत बाकी काम तो कर रही है, वहाँ पे हुकूमत को कोई मसला नहीं है। मसला आ जाता है जहाँ पे इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए वो गलत हो सकती हैं लेकिन आपने कमिटमेंट कर दी है। अब जैसा कि जो इन्होंने इसी PMLN की हुकूमत ने 7 रुपये 91 पैसे बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किया था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो जुलाई और सितंबर के दरमियान हुआ कि ये आपका फ़ैसला ठीक नहीं है, इसे पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होते। लेकिन IMF को इन्होंने ये प्लान प्रेजेंट किया कि नहीं जी टैरिफ इंक्रीज़ होगा तो जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो वो चीज़ें फिर अपनी जगह पे खड़ी हुई। तो इस चीज़ के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं कि जी आपने सही कमिटमेंट की, रॉन्ग कमिटमेंट की, बट जब कमिटमेंट कर दी तो इम्प्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी। अभी आप देख लें अगर जो सूरत हाल बन रही है कोई पॉजिटिव आउटलुक लग नहीं रहा। अगर आपको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी भी वो शॉर्ट टर्म होगी, उसकी जो ड्यूरेशन होगी लंबी नहीं होगी। मतलब आप आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी और आपने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ये सोच रही है कि दोस्त ममालिक से पहले पैसे मिल जाए और ये टाइम किसी तरीके से निकाल लिया जाए। मगर अब तो वाज़े लग रहा है कि दोस्त ममालिक भी नजर आ रहा है कि इस बात को नथी कर रहे हैं कि जी आप पहले IMF की बात माने। कल बरतानिया के जो स्टेट मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि जी आप रिफॉर्म्स करें ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें। तो अब ये क्लियर पैगाम नहीं है हुकूमत के लिए कि आगे बढ़ना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, $4.5 अरब के रिजर्व हैं, तो पहले IMF की बात आप माने फिर कहीं से इमदाद भी मिलेगी और मदद भी मिलेगी। शाहजेब खानज़ादा साहब, आपकी जो संजीदगी होती है ना हुकूमत पाकिस्तान की वो मैटर करती है। अगर IMF का जो प्रोग्राम है वो वाकई पाकिस्तान के लाइफ एंड डेथ का जो इशू होता तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब अकेले ना जाते वहाँ पे जिनीवा में, उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम होती। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम में वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे, अगर कोई वहाँ पे पॉलिसी डायरेक्शन उन्हें लेना होती तो उनसे ले सकते थे। सरदार अयाज खान साहब थे, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जो कोर टीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो ये डे टू डे काम करती है, और बाकी अब जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डार साहब बहुत सारी चीज़ों पर वो खुद फोकस नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें तारिक बाजवा साहब के ऊपर छोड़ी हुई हैं, क्योंकि डार साहब का पॉलिटिकल भी उनका एक है, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट के जो मसाइल है उसके ऊपर, तो उस तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो अगर वाकई ही पाकिस्तान की लाइफ एंड डेथ का मसला था तो पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन वहाँ पे होना चाहिए था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अब जो देखें जो सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आप इसको 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नंबर 1 कि जी बड़ी वेलकमिंग स्टेटमेंट है, वो पहले $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, अब वो $10 अरब की करना चाह रहे हैं। भाई वो तो 2019 से करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं हमें चूंकि कैश चाहिए कि डिपॉजिट जो है वो $3 अरब से उन्होंने $5 अरब करने की बात की। यहाँ पे 2 सवाल बड़े क्लियर, बल्कि 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती है। नंबर 1, हमने $3 अरब मांगा, उन्होंने $3 अरब हमें नहीं दिए, वो $2 अरब दे रहे हैं। नंबर 2, उसकी भी जो टाइमिंग है उस पर क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी करने का मतलब क्या है कि अब जो मोहम्मद बिन सलमान के जो डायरेक्शन है उसके बाद क्या दोनों साइड्स
जो है वो बैठेंगे और बात करेंगे, वज़ीर ख़जाना साहब सऊदी अरब जाएंगे, वो बात करेंगे, या स्टडी करने का मतलब ये है कि ठीक है हम इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो पैसे आपको देने हैं इसको हम डिस्कस कर लें अपने पार्टनर्स के साथ लाइक दी IMF, तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। इसको दोनों व्यूज़ हैं। तो हतमी जो सूरत हाल है दोस्त ममालिक की, जो आपका सवाल था, वो शायद हफ्ते 10 दिन में क्लियर होगी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो UAE भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगा कि हमने जो कर्ज़ों के मामला हैं UAE के साथ उसको हमने डिस्कस करना है। हुकूमत पाकिस्तान एक डिग्निफाइड तरीके से पाकिस्तान को इस मामला में से ये जो मसाइल में हम पड़ गए इनको गुजारे, बजाय कि ये वाला रास्ता है जो शॉर्टकट तो लग रहा है, जिससे लग तो रहा है कि आपको रिलीफ मिल जाएगी, कोई सख्त इकदाम नहीं करना होगा, लेकिन वो जिस दलदल के अंदर हम जा रहे हैं ना, वो दिवालिया होने की दलदल, उसका ये परमानेंट या पायदार हल नहीं है। ये बहुत शुक्रिया शहबाज राना की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल इल्जामात और नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर तौहीन के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दे दिया है। और मजीद कहा है कि इमरान खान इरादतन मुख्तलिफ बहाने बनाकर इल्तवा मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में पेशी से हिचकिचा रहे हैं। उनका ये अमल कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अहम बात यह है कि इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को कई महीनों से ज़ाती हैसियत में तलब करता रहा है, मगर वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन के अहकाम की खिलाफवर्जी करते रहे हैं और अदालतों से स्टे भी लेते रहे हैं। और आखिरी समात में भी मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और आज मुसलसल अदम पेशी पर तीनों अफराद के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले से महफूज शुदा फैसले में इमरान खान की मुसलसल अदम पेशी और इलेक्शन कमीशन के अहकाम की खिलाफवर्जी की तफसीलात बयान की हैं और फिर लिखा है कि काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी इमरान खान ना इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं और ना ही शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा कराया है। इन मामलात से बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान जानबूझकर मुख्तलिफ बहानों के जरिए इल्तवा मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में पेशी से हिचकिचा रहे हैं और ऐसा करना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। फैसले के मुताबिक इमरान खान के इस कंडक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी कमीशन में अदम पेशी इरादी लगती है। मजीद ये कि इमरान खान के वकील की तरफ से कई समातों में लिया जाने वाला ये मौक़िफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हतमी फैसले तक इस केस की मजीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी है कि कानून के मुताबिक इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जहां तक इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड्स पर पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का ताल्लुक है, तो इस दरख्वास्त में कोई ठोस सबूत ही साथ नहीं लगाया गया है, जैसा कि इमरान खान के वकील अपने मौकिल का मेडिकल सर्टिफिकेट तक भी मुहैया नहीं कर सके हैं। लिहाजा ये हालात देखते हुए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि 50,000 रुपए की 2 जमानतों के एवज इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करें। इसके बाद अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील के अहकाम जारी कर दिए और आइंदा समात 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फवाद चौधरी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेम्बरान के ज़रिए आज जो वारंट जारी करवाया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने आज का ये वारंट जो है वो जारी किया और इंशाअल्लाह ताला इन सब को तौहीन अदालत में भी सज़ा होगी और फिर अवाम की अदालत में भी सज़ा होगी। सिर्फ यही नहीं, आज इसी केस में असद उमर की फौरी समात की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में भी समात हुई है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने असद उमर के वकील से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपने फौरी समात की दरख्वास्त क्यों दायर की है? तो असद उमर के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई शुरू कर देगा। इस मुख्तसर समात के बाद अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त पर मज़ीद समात 25 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस केस की मुख्तसर तफसील यह है कि गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत जाने के बाद से ही इमरान खान और उनके दीगर साथी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं। फिर इसी बुनियाद पर गुज़िश्ता साल 19 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी किया था और 30 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया था। मगर 30 अगस्त की समात से पहले ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और दोनों हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता। यानी दोनों हाई कोर्ट्स ने यह नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई ही ना करे, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि हतमी फैसला ना सुनाए। लेकिन तहरीक इंसाफ बार बार ये मौक़िफ़ दोहराती रही कि हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक रखा है और ये मामला इल्तवा का शिकार होता रहा और फिर आखिरकार खुद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के उबूरी अहकाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर रवा माह की 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त दे दी कि वो इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। अदालत ने मजीद ये भी वाज़ेह किया
कि किसी भी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समाज से नहीं रोका था। सीधे और लाहौर की हाई कोर्ट्स ने कमीशन को सिर्फ हतमी फैसला सुनाने से रोका था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी करने के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का हवाला दिया है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस केस के हवाले से आगे क्या हिकमत अमली बनाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।